डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। आइए हम लोग कल अब तक जो भी देख लिया था तब तक अभी देखिए हमारे पास ये जो मैं बता रहा था कि बेसिक फंडामेंटल मैथ पेड बैच आपका कब तारीख आ रहा है? 20 मार्च से आ रहा है। एडमिशन शुरू हो गए हैं, अभी तक कुल 3-4 एडमिशन हो चुके हैं, तो अच्छा है। देखो, एक मैथमेटिक्स तो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि हमने एकदम खास टारगेट बना लिया है कि यूपीपी के लिए 75 में 75, है ना, मैथ और रीजनिंग मिला करके वो मुझे करना है, एकदम टारगेट है सिपाही। फंडामेंटल मैथ क्या होता है? वो पूरी बात कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप रेलवे में जा रहे हैं, अच्छी बात है। आप एसएससी तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है। मतलब कुछ छोड़ना नहीं है, एकदम सब कुछ जीरो लेवल से और आपके प्रश्नों को लेकर के, है ना। तो ये चल रहा है 20 तारीख से। अपनी बात को लोगों तक पहुंचा दीजिए, बहुत मज़ा आएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने यह देख लिया था कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अपरिमेय संख्या के बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे वास्तविक संख्या की। वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को कहा जाता है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? देखो, रियल नंबर होता है सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को, समुच्चय समझ रहे हैं, यानी सेट, समुच्चय को वास्तविक कहते हैं। यानी दोनों मिला दिया जाए, इकट्ठा कर दिया जाए तो सबको वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कुल मिला के यह भी कह लो आप, चाहे वो परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, हम तो उसका इस्तेमाल करते ही हैं। चाहे √2 है तब भी इस्तेमाल हो रहा है, 5 है 4 है तब भी इस्तेमाल हो रहा है। तो जब जिन चीज़ों का इस्तेमाल हम कर पा रहे हैं तो वास्तविक होंगे तभी तो कर पा रहे हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनका इस्तेमाल हम कर पा रहे हैं उनको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। लेकिन यहीं पर यह सच हो जाता है कि जब हम कहते हैं कि ये संख्या वास्तविक है, उसी समय यह प्रश्न उठ जाता है तो क्या कुछ ऐसा भी है जो वास्तविक नहीं है? नहीं तो ये बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है? यह बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि वास्तविक है? इसका मतलब कुछ है जो वास्तविक नहीं है, उसको भी तो हमें ही पढ़ना पड़ेगा। आओ देखते हैं क्या है। उसका नाम है काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। हम लिख सकते हैं काल्पनिक संख्या। अब सोचो, काल्पनिक संख्या भी होती है, हाँ, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होती है? देखो, ऐसी संख्याएं जिनका अस्तित्व संभव ना हो। बोलो, ऐसी संख्याएं जिनका अस्तित्व संभव ना हो। मतलब कोई ऐसी भी संख्या है जिसको एग्जिस्ट नहीं करती है। वो कौन सी संख्या जो एग्जिस्ट नहीं करती है? आओ देखें। जैसे अगर हम लिखें √-16, ये एग्जिस्ट नहीं करती, इसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, किसी भी नेगेटिव नंबर का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। देखो, इसका उत्तर अगर आप कहते हो 4 है तो गलत कहते हो, क्योंकि 4 × 4 16 होता है। अगर आप बता दें कि इसका उत्तर -4 होता है तब भी गलत है, क्योंकि -4 × -4 भी +16 होता है। -16 हो ही नहीं रहा। अब अगर आप इसको ऐसे कर सकते हो कि -4 × +4 करें तब जाके -16 होता है। आ तो गया, परंतु लगा हुआ है कि वर्ग के सिद्धांत के खिलाफ हो गया। अब वर्ग का सिद्धांत क्या होता है? किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह दी गई संख्या का वर्ग कहलाती है। अब बताओ, -4 और +4 में तो बहुत बड़ा गैप होता है। ये -4 है, ये +4 है, मान जब 0 को मान ले हेड को, तो अब बताओ इतना बड़ा गैप अगर है तो दोनों संख्याएं समान तो हो नहीं सकती, और जो समान नहीं है तो उनको हम कैसे वर्ग कर सकते? तो इसका मतलब हुआ कि इसका उत्तर नहीं हो पाया। ठीक, अगर आप 10th तक की मैथ पढ़े हैं तो आपके दिमाग में यह बात आ सकती है कि इसका उत्तर नहीं हो पाया। लेकिन मान लो थोड़ा सा आगे बढ़े तो आप एक बात कह सकते हो। एक आदमी ने यह सोचा कि अच्छा सोचो, मान लो i² बराबर -1 है, मान लो, तो फिर i बराबर क्या हुआ? √-1 हुआ। अब अगर हम इसको दो भागों में तोड़ दें, एक भाग कह दे √16 और एक भाग कह दे √-1, तो इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं? +-4, और इसके बदले हम लिख सकते हैं i, तो हम कह सकते हैं 4i इसका उत्तर है। हो सकता है 4i कहा जा सकता है। यानी ऐसी संख्या जो नेगेटिव है
उसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। अगर आप इसका वर्गमूल बताएंगे तो उसके साथ आई जरूरी है। आई जैसे आप लगा देंगे तैसे वो जान जाएगा काल्पनिक संख्या की बात हो रही है। क्लियर? तो हम लोगों ने देख लिया काल्पनिक संख्या। जब यहाँ तक बात देख लेते हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर क्या पाएंगे? एक शब्द होता है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, देखो गुणात्मक प्रतिलोम, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये क्या होता है? कोई ऐसी संख्या हो जिसका उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में गुणा करने पर उत्तर एक आ जाए, है ना? कोई संख्या अपने उल्टे से गुणा करके जब एक आ जाती है तो उसे मल्टीपल इनवर्स कहते हैं। देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दी गई संख्या में अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं दी गई संख्या में जिस संख्या से गुणा करने पर गुणनफल एक प्राप्त हो। ध्यान रखना, एक यहाँ महत्वपूर्ण है, एक प्राप्त हो। जैसे उदाहरण लेता हूं, 5 को हम किससे गुणा कर दें कि वो एक उत्तर आ जाए, तो आप कहोगे 1/5 से गुणा कर दो तब उत्तर एक आ जाएगा। तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 है और 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम 5 है। जैसे कोई कह दे 1/12, इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताओ, तो इसको अगर हम 12 से गुणा कर दें तो उत्तर एक आ जाएगा। तो हम कह देंगे 1/12 का गुणात्मक प्रतिलोम 12 है और 12 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/12 है। प्रतिलोम शब्द इनवर्स शब्द समझ गए हो हम, पावर -1 का। तो एक शब्द है जिसको हमें पता होना चाहिए। दरअसल इस पर सवाल बनता है, कोई संख्या तथा अपने गुणात्मक प्रतिलोम का योग इतना है, यानी x+1/x बराबर इतना है। ऐसे ढेर सारे सवाल बने हुए हैं। तो शब्द से परिचित होना चाहिए आपको, शब्द से परिचित रहेंगे तभी आप उसको इक्वेशन बना पाएंगे। तो जैसे गुणात्मक प्रतिलोम है तैसे एक और नया शब्द है, उसका नाम है योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम, इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, इसका क्या मतलब होता है? देखो आमतौर पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही लोग जानते हैं, एडिटिव इनवर्स भी होता है। यानी दी गई संख्या में जिस संख्या को जोड़ने पर शून्य प्राप्त हो। देखो दी गई संख्या में जिस संख्या को जोड़ने पर एक नहीं 0 प्राप्त हो, शून्य प्राप्त हो। बस शून्य कैसे प्राप्त होगा? 5 में हम क्या जोड़ दें कि शून्य हो जाए? -5 जोड़ दीजिए, तो 5 का योगात्मक प्रतिलोम -5 है और -5 का योगात्मक प्रतिलोम 5 है। क्लियर हो रहा? -17 में क्या जोड़ दें? +17 जोड़ दें, तो -17 का योगात्मक प्रतिलोम 17 है और 17 का योगात्मक प्रतिलोम -17 है। अभी तक हमने तमाम शब्दों के बारे में जानकारी हासिल कर लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे क्या बढ़ेंगे? आओ देखते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हम अब आपको कुछ नई बात बताएंगे। एक प्रश्न की चर्चा करता हूं आपसे। एक प्रश्न पूछा गया, MDLC को आरोही क्रम में लिखो, आरोही क्रम में लिखो, पूछा गया। अब इसने क्या कह दिया? ये सवाल पूछा कहां गया? IAS 2006 में पूछा गया। क्या पूछा गया? MDLC को आरोही क्रम में लिख दो। बताओ कुछ बच्चों ने क्या लिख दिया? कुछ बच्चों ने लिख दिया CDLM। बस गलत हो गया। काहे गलत हो गया? CDLM कैसे? आरोही मैंने समझा ना, नीचे से ऊपर जाना। तो भैया CDLM तो ठीक है, C माने 3 है, D माने 4 है, L माने 12 है, M माने 13, परंतु गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? इसलिए गलत हो गया कि हम आपसे मैथ की चर्चा कर रहे हैं, रीजनिंग की बात नहीं कर रहे हैं। और रीजनिंग में अल्फ़ाबेट की चर्चा हो सकती है, मैथ में कहाँ अल्फ़ाबेट की चर्चा? तो ये मैथ तो है नहीं। अच्छा, एक बात तो ये गलत हो गई, और दूसरी ये गलत हो गई कि ये कोई सिपाही का एग्जाम नहीं था, IAS का एग्जाम था। IAS के एग्जाम में क्या आप उम्मीद करते हैं कि ABCD का क्रम पूछा जाएगा? गलत बात, नहीं पूछा जाएगा। तो इसका मतलब कुछ और है ये, यानी हमको ये सीखना है कि आखिर मैथ में ये क्या है।
भाई चलो ठीक है, ये रीजनिंग का हिस्सा तो हम नहीं बता सकते, तो बताओ कि ये मैथ में क्या होता है, इस नंबर से कुछ है मैथ में। यकीन मान लीजिए, आप दिमाग पर जोर डालिए, आपको जल्दी से याद नहीं आएगा कि आखिर मैथ में ये कहाँ इस्तेमाल होता है। आपने इसको पढ़ा भी था, हो सकता है बचपन में पढ़ा हो। ये दरअसल रोमन गिनती है, रोमन गिनती। आओ समझाते रोमन गिनती क्या है। देखो रोमन क्या है, रोमन गिनती। अब रोमन गिनती क्या है, देखो जो एम्पायर हुआ करता था रोम, तो उसमें वस्तुओं को गिनने के लिए कुछ सिंबल बनाए जाने थे। सिंबल बनाने के लिए वहाँ पर अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल किया गया। काका, जैसे हमारे यहाँ काका गगा चलता, वहाँ ABCD चलती थी, तो वहाँ पर अंग्रेजी के अक्षरों से गिनती लिखने का प्रयास किया गया और उस गिनती का नाम पड़ा रोमन गिनती। और दिखाएं कैसे। ये था एक्स नहीं, पहले V है, VXLCDM, ये 7 अक्षर लिए गए। देखो I को 1 कहते, V को 5, X को 10, L को 50, C को 100, D को 500 और M को 1000। हाँ, ये इनके सिंबल बन गए। ये मैंने 7 अक्षर लिए और 7 अक्षर के सिंबल आपके सामने हो गए। अब आपको ये पता चल जाए कि लिखे कैसे जाते हैं, बस काम हो जाएगा। आओ लिखना बताते हैं कि मान लो इन संख्याओं को हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। आओ दिखाते हैं। इसमें 3 छोटे नियम बनाए गए। मैं पहला नियम लिख रहा हूं, किसी अंक को 3 से अधिक बार नहीं दोहराया जा सकता। एकदम याद कर लो आप, किसी अंक को भी 3 से अधिक बार नहीं दोहराया जा सकता। नंबर 2 है, बड़े अंक के पहले छोटा अंक माइनस तथा बड़े अंक के बाद छोटा अंक, बड़े अंक के बाद छोटा अंक प्लस समझा जाता है। और तीसरा छोटा नियम यह है, किसी अंक पर बार खींच दें, बार ऐसे लाइन खींच दें तो वह 1000 गुना हो जाता है। बस ये 3 छोटे नियम है। इसी 3 छोटे नियम से आपको रोमन गिनती ठीक से लिखना आ जाएगा। लिख के दिखाऊं। आपने सिंबल देख लिया, जैसे आपने सिंबल देखा तैसे इस प्रश्न का उत्तर भी आ गया। ऊपर वाला जो प्रश्न था उसका उत्तर, सही उत्तर था LCDM, आरोही क्रम कह रहा था, तो इनका उत्तर था LCDM। तो उस प्रश्न का जवाब भी मिल गया। अब हम आपको गिनती लिख के दिखा देते हैं। और दिखाते हैं गिनती। तो गिनती जब आप लिखेंगे, देखो तो ये है 1, ये 2, ये 3। अब 4 नहीं लिख पा रहे तो क्या करें, 5 लिख दो पहले। अब 5 के पहले 1 बना दो, 4 बन जाएगा। समझ पा रहे? 5 के पहले 1 बना दो, 4 बन जाएगा। और 5 हो गया। अब 5 के बाद 6 लिखना, तो ये देखो 6, ये देखो 7, ये देखो 8, बन गया। अब 9 फिर नहीं हो पा रहा तो 10 बना लो, और 10 के पहले 1 बना दो, क्या बन जाएगा, 9। दिखाई पड़ रहा? रोमन गिनती 1 से 10 तक हो गई। अब चलो 11 से देख लो। 11, 12। अच्छा, अब लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हम लोग अपनी गिनती लिखना जानते हैं, उसे लिखते चले जाएंगे। 13 हो गया। अब 14 लिखना है तो इसके पहले 4 बना दो। 15 लिखना है, 16 लिखना है, 17 लिखना है, 18 लिखना है, 19 लिखना है और 20 लिखना है। हो गया, कोई समस्या नहीं। अब चलो आगे दिखाता हूं कि मान लो ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है। 10, 20, 30 हो गया। अब 40 नहीं हो पा रहा तो चलो 50 लिखते हैं। अब 50 के पहले 10 बना दो, 40,000। क्या इस शब्द से परिचित हैं आप? एक्सेल नंबर, जो कपड़े खरीदते हो एक्सेल साइज का होता है। एक्सेल क्या है? साइज। 40 नंबर।
एक साधारण मनुष्य जो होता है उसके कंधे से लेके और नीचे जहाँ तक उसकी शर्ट है, इसकी जो लंबाई होती है वो 40 इंच की बनाई जाती है। तो इसीलिए चाहे जैकेट खरीदो, टी शर्ट खरीदो, शर्ट खरीदो, आपका 40 नंबर चलता है ना। अब छोटा है, दुबला है, पतला हो, अलग मुद्दा हो गया, लेकिन एक्सल साइज में आपको मिल जाएगा। तो ये वहीं से जा, जितने भी ब्रांडेड कंपनियां हैं एक्सल नंबर से ही सब अपने नंबर्स लिखा करती हैं। तो 50, ये 60, ये 70, ये 80। अब 90 फिर नहीं हो पाएगा तो 100 लिख दो, और 100 के पहले 10 बना दो, 90 हो जाएगा। हो गया यहाँ तक क्लियर। तो पहला नियम, दूसरा नियम देख लिया आपने, अब तीसरा भी देख लें। तीसरा नियम ये है कि जैसे मान लो d बराबर 500 लिखा हुआ, अब आप इसके ऊपर एक लाइन खींच दो, ये गुणा हो जाएगा 1000। तो बताओ अब इसकी वैल्यू 5 लाख हो गई। बहुत था, जिस समय में यह गिनती बनकर तैयार हुई थी उस समय 5 लाख होना बहुत बड़ी बात थी, और वैज्ञानिकों को साधुवाद जिन्होंने गिनती बनाई। परंतु इस गिनती से जो कैलकुलेशन नहीं हो पाया, जोड़ घटाना गुणा भाग कैलकुलेशन नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया? जब तक ये लोग सीख पाते तब तक हमारी गिनती वहाँ पहुँच गई। हमारी गिनती इतनी ज़बरदस्त थी कि सारी दुनिया ने उसे अपना लिया, तो इसलिए वो अपनी गिनती में उन्होंने उसको प्रयास को नहीं किया और उसको उठा कर रख दिया। इसमें कमी यह थी कि इसमें शून्य नहीं था। जानते हो, जब तक शून्य नहीं होगा तब तक कैलकुलेशन हो नहीं पाएगा, शून्य की बड़ी आवश्यकता है। ठीक है, तो रोमन गिनती में यही इतनी जानकारी है। अब हम बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट की तरफ। देखो कितनी छोटी छोटी बातें आपके दिमाग में रहेंगी, तब जाकर के एक कंप्लीट मैथमेटिक्स हो पाता। ऐसे नहीं होता कि जब हम देखें और तुरंत मार्केट से एक किताब लाए 200 रुपया का और पढ़ डाले और सोचे कि हमारा गणित ठीक हो जाएगा। ऐसे नहीं हो पाएगा भाई, रेडीमेड इलाज नहीं है। एकदम ठीक से पढ़ना पड़ेगा। एक बार ठीक से पढ़ लेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, डिस्कशन करेंगे, तब जाके एक उम्मीद बनती है। अब कोई परीक्षा नहीं भारत की ऐसी है जिसमें प्रशासनिक जॉब हो और उसमें गणित ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। गणित पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि लॉजिक कहाँ से आएगा आपके पास। अब देखो आगे बढ़ते हैं, एक प्रश्न से शुरुआत करेंगे। प्रश्न है, हिंदू अरबिक संख्यांकन पद्धति में 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? अब ये कहाँ पूछा गया? ये पूछा गया था CTET में 2012। मैं इसलिए भी लिख देता हूँ कि जैसे मान लो आपके घर में कोई किताब पढ़ी हो तो खोज भी लेंगे, अच्छा लगेगा। तो CTET में पूछा गया कि हिंदू अरबिक संख्यांकन पद्धति में 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती। अब ये लड़का क्या सोचे यार, हिंदू क्या है, हिंदू मुसलमान भी होता है क्या संख्या में? आश्चर्य की बात है। देखो हमारे देश में संस्कृत एक प्राचीन भाषा, और उसमें गिनती लिखी गई, एकम, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। सोच रहे हो आप, ऐसी गिनती देखे हो आप? एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, देखो महाशिवरात्रि आ रही तो त्रयोदशी है ना। 19 को क्या कहा जाता है? एकोनविंशति कहा जाता है। अब एक जटिल काम था। देखो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नाम का एक आदमी भारत में आया, नाम सुना होगा, मोहम्मद बिन कासिम। वो आया, लूटपाट मचाया, जीता उता। उसके बाद अब तो व्यापार शुरू होना था। देखो हड़प्पा काल में भी हमारे अरबों के साथ व्यापार थे, लेकिन जब हड़प्पा सभ्यता खत्म हुई उसके बाद फिर से अब शुरुआत होने जा रही थी। तो अब यूनिट तय होना जरूरी था। हमारी संस्कृत गिनती उनसे ना बोली गई और उनकी अरबी गिनती हमसे ना बोली जाएगी। लेकिन अब वो विजेता हैं, क्या करें? जब विजेता हैं तो उनकी बात सुननी है। अब देखो क्या हुआ, गिनती को लिखा जाने लगा, फिर से रीस्ट्रक्चर्ड। क्या किया गया? एक गिनती हुई इकाई, जिसको हम लोग एकम बोलते थे, फिर दहाई, फिर आया सैकड़ा। हमारे यहाँ सैकड़ा को शत कहा जाता था, याद है? शत नमन, आज भी शतक लगाते हैं लोग ना, सैकड़ा, शतक। हजार में यहाँ बिंदी भी है, 1000, 10,000, लाख। हजार हमारे यहाँ सहस्त्र कहा जाता था, सहस्त्र, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। करोड़ को हमारे यहाँ कोटि कहा जाता था, कोटि, 10 करोड़।
अच्छा, आपके मन में आ रहा होगा कि क्या है यार ये, इकाई दहाई सैकड़ा हजार ये कोचिंग में पढ़ाया जाता? हाँ, कक्षा 1 का है पढ़ा रहा हूँ। सब सुनना है, एक एक बात से सवाल बनता है। आपको बताऊं एक उदाहरण, मजा आएगा। प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि हम अपने देश की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे। एक बार एक टीवी चैनल पर डिबेट हो रहा था, बीजेपी के प्रवक्ता थे, कांग्रेस के प्रवक्ता थे। कांग्रेस के प्रवक्ता ने अचानक पूछ लिया कि एक बात बताओ संबित भैया, ये 1 ट्रिलियन में कितना जीरो होता है? और नहीं बता पाए। 1 ट्रिलियन में कितना जीरो होता, नहीं बता पाए। अब सोचो कितनी बड़ी बेइज्जती हो गई, हुई कि नहीं हुई? अब सोचो, यही है गिनती। जब आप गिनती नहीं जानते हो तो किसी प्लेटफॉर्म पर इस प्रकार से गलतियां होती। इंसान 1 ट्रिलियन में कितना जीरो होता नहीं जान पाए। आप में से कितना लोग जानते हैं, है ना? है, यही मुश्किल चीजें हैं। तो इसी दौर में हम लोग यह भी जान पाएंगे कि मिलियन बिलियन ट्रिलियन कैसे होता। तो ये हमारी गिनती है जो आपने कक्षा 1 में पढ़ी होगी। कहाँ तक पहुँच गए? 10 करोड़। उसके बाद अब आगे बढ़ेंगे, 10 करोड़ के बाद बढ़ेंगे आगे। इसको हटा दे थोड़ा। इसके बाद हम लिखेंगे अरब। अरब क्या आपको लगता है कि एक देश का नाम है? अगर देश का नाम है तो भारत नाम की गिनती क्यों नहीं है? नहीं है, हम विजेता नहीं थे। अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, अरबी नाम समाप्त, अब हिंदुस्तानी नाम शुरू। 10 खरब के बाद क्या आया? नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, शंख, 10 शंख और महाशंख। हो गया। अब सोचो, यहां पर बात करें कितना इंटरेस्टिंग गिनती थी ये, कि अगर मैं जीरो की बात करूं तो यहां पर इकाई में कोई शून्य नहीं था, दहाई में 1 शून्य था, सैकड़ा में 2 शून्य था, हजार में 3 शून्य होता है, 10,000 में 4 शून्य होता है, 1 लाख में 5 शून्य होता है। अचानक जब कहा जाता 5 करोड़ लिखो तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार लिखना पड़ रहा है। मेरे भाई, करोड़ माने 7 जीरो होता है। कोई गिनती बना के और 7 जीरो लगा दो, उतना करोड़ हो जाएगा। तो देखो 5, ये 10 लाख में 6 जीरो होता है, 1 करोड़ में 7 जीरो होता है, और 10 करोड़ में 8 जीरो होता है, 1 अरब में 9 जीरो होता है। इसमें 10, इसमें 11, इसमें 12, इसमें 13, इसमें 14, इसमें 15, इसमें 16, इसमें 17, इसमें 18, इसमें 19। माने 1 लिख करके 19 बार जीरो बना देंगे तो आपका एक महाशंख हो जाएगा। यह गिनती तत्कालिक प्रभाव से अपने देश में तो लागू थी ही थी, धीरे धीरे पूरी एशिया में फैल गया, और एशिया से साथ साथ अब यूरोप में जाने वाला था। यूरोप में क्रिश्चियन लोग मिल गए इसको, और क्रिश्चियन लोगों ने कहा कि हम यह गिनती नहीं बोलेंगे, और उन्होंने एक अपनी गिनती बनाई और नाम रखा अंतर्राष्ट्रीय मानक अंक बनाया। क्या बनाया? अंतर्राष्ट्रीय अंक। आओ समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंक क्या बनाया। अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल बजाया, अंतर्राष्ट्रीय बनाया। क्या बनाया? इकाई के लिए उन्होंने यूनिट कहा, और दहाई को उन्होंने टेंस कहा, सैकड़ा को हंड्रेड्स बोला, और हजार को थाउजेंड बोला, और 10,000 को 10,000 बोला, लाख को 100,000 बोला। आश्चर्य, लाख नहीं बोलते, 100,000। आप कभी अपने मोबाइल में जो कैलकुलेटर है उसमें 1 लाख लिख कर देखो, कामा कहाँ लगाया? 100 के बाद कामा लगाया, 100,000। अभी वीडियो देखने के बाद तुरंत चेक कर लीजिएगा। 10 लाख, 1 लाख लिखिएगा अपने कैलकुलेटर में, 1 लाख लिखिएगा, देखो जीरो कहाँ लगाया। होना तो ये चाहिए 1 लाख, मैं यहाँ लिख के दिखाऊं, 1 लाख ऐसे होना चाहिए, पहले यहाँ कामा और यहाँ कामा, तभी 1 लाख समझ में आता है। लेकिन ना, यहाँ कामा नहीं मिलेगा आपको, ऐसे मिलेगा, ऐसे ऐसे 1 लाख मिलेगा आपके कैलकुलेटर में। तो क्या ये देखने में कामा यहाँ क्यों लगा रखा? क्या ये 100,000 नहीं दिख रहा? 100,000 देखो, 100,000। अब 10 लाख को क्या बोला? मिलियन। 10 लाख को मिलियन बोलते हैं।
फिर यह 10 मिलियन, फिर यह 100 मिलियन, फिर यह है बिलियन, बिलियन, देखो बिलियन के बाद 10 बिलियन, 100 बिलियन और आ गया हमारा ट्रिलियन, ट्रिलियन। यानी एक लिख करके 12 जीरो बनाएंगे तब जाके एक ट्रिलियन हो पाएगा, ट्रिलियन आया। अब ट्रिलियन यहीं तक, अगर सच पूछो तो एक विद्यार्थी के लिए यहीं तक आवश्यकता है, यानी मिलियन उसको पता होना चाहिए, बिलियन पता होना चाहिए और ट्रिलियन पता होना चाहिए। कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है अंकगणित में, यानी तथ्यात्मक प्रश्नों में कुछ भी लिखकर पूछा जा सकता है। तो अब इसके बाद आप चाहें तो लिख लें 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, क्वाड्री ट्रिलियन, क्योंकि आवश्यकता अब इसकी है नहीं। 10 क्वाड्री ट्रिलियन, 100 क्वाड्री ट्रिलियन, क्वासी ट्रिलियन, कोई आवश्यकता अब इसकी नहीं बची है। 10 क्वासी ट्रिलियन, यह है गिनती। एक बार खूब ठीक से इसको आप पढ़ लीजिएगा, बहुत काम आएगा। जब यह गिनती आपने देख लिया, अब इसके बाद एक प्रयोग देखिए, यहाँ तक क्लियर होगा। कक्षा एक की चीज़ है, हाँ, बिना बोर हुए अच्छे से देख लीजिए, बहुत काम आएगी। आगे मिलते हैं अगले पेज में क्या करना है। अब मैं एक टेबल लिखता हूँ, टेबल बनाऊंगा। यहाँ लिखूंगा सबसे छोटी, यहाँ लिखूंगा सबसे छोटी, और यहाँ लिखूंगा सबसे बड़ी, और यहाँ लिखूंगा कुल। अब बताओ, मैं यहाँ शुरुआत करूंगा एक अंक। बताओ एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन आप जानते हैं? 1। और सबसे बड़ी क्या जानते हैं? 9। कुल कितनी संख्याएं हैं? 9। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1, सबसे बड़ी संख्या 9, और कुल कितनी संख्या है? 9। चलो 2 अंक के बारे में बात करें। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99, कुल कितनी संख्याएं? 90। 3 अंक पर बात करें। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999, कुल कितनी संख्याएं? 900। अब क्या आपको एक पैटर्न दिखने लगा? गणित में खाली पैटर्न पढ़ना पड़ता है। देखो 4 अंक की बात करें। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000, सबसे बड़ी संख्या 9999, कुल कितनी संख्याएं? 9000। 5 अंक पर आ जाओ। 5 अंक पे सबसे छोटी संख्या और 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंक की कुल संख्या। अब आपको एक खास पैटर्न मिल चुका है, और अगर खास पैटर्न मिल चुका है तो अब आपको अपने प्रश्न का उत्तर भी मिल चुका होगा। प्रश्न क्या था? प्रश्न यह था, हिंदू अरबिक संख्यांकन पद्धति में 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, यह पूछा गया था। अब बताओ कितनी संख्याएं होती हैं? 4 अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? 9000 होती हैं। हम चाहते तो उत्तर वहीं लिख देते, लेकिन हम उत्तर नहीं लिखना पसंद करते। हम चाहते कि जब आप जानो तो ऐसा जानो कि खाली वही ना जानो, उसके आसपास सब कुछ जानो, और सब कुछ जानने के लिए थोड़ा सा मेहनत तो जरूरी। ठीक है, इससे आपको यह पता चल चुका है कि कितने अंक की कितनी गिनतियां हमारे नंबर सिस्टम में है ना। तो आप बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ। अब लिखने का पैटर्न मिल चुका है, कोई समस्या नहीं। देख लो, इसके लिखने का तरीका देख लो, आप इसके लिखने का तरीका देख लो। आप चाहे जहां तक जा पाओ, जितनी आपकी क्षमता वहां तक जा सकते हो। क्लियर? आगे बढ़े। देखो इतनी छोटी छोटी बारीक बातें होती हैं जिससे सवाल बना दिए जाते हैं, और विद्यार्थी कहता क्या बताएं, हम समझ ही नहीं पाए सवाल को, है ना। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आप चर्चा करेंगे आज, जिसका नाम है स्थानीय मान और जातीय मान। आवश्यकता पड़ती, बहुत छोटे क्लास में पढ़ाया जाता है। स्थानीय मान और जातीय मान क्या है? कक्षा 2 या 3 का मामला है। इसको अंग्रेजी में प्लेस वैल्यू कहेंगे, प्लेस वैल्यू, इसको कहेंगे फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कहेंगे। अब जैसे कोई संख्या लिखते हैं और उसकी प्लेस वैल्यू समझने का प्रयास करें। मान लो हमने लिखा, तो ये जो देखने में दिख रहा है इसका नाम फेस वैल्यू। फेस कभी वैल्यू कभी नहीं बदलती। फेस कहाँ बदलता आदमी? मेरा नाम प्रदीप, जिंदगी भर प्रदीप पर रहेगा। बताओ, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 8 है, ये 8 है, ये 5 है, कैसे भी पढ़ोगे वही रहेगा। मतलब 5 है तो 5 ही रहेगा। अगर आप ऐसे कहीं लिखा है तो भी हम लोग क्या कहते हैं? अंडर रूट 5।
मतलब 5 ही बोलेंगे और क्या बोल सकते हैं। फेस माने चेहरा होता है, चेहरा कभी नहीं बदलता, तो इसी को हम लोग फेस वैल्यू कहते हैं। अब प्लेस वैल्यू फिर क्या हुआ, इकाई दहाई के आधार पर जो मान होता है उसका नाम होता है प्लेस वैल्यू। जैसे 8 इकाई स्थान पर है इसलिए इसका मान 8 हुआ, 5 दहाई स्थान पर है इसका मतलब इसकी वैल्यू 50 हुई, ये 4 सैकड़ा के स्थान पर है इसलिए इसकी वैल्यू 400 हुई, और ये 1000 स्थान पर है इसलिए इसकी वैल्यू 3000 हुई। जब हम लोग इसे अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो दरअसल हम लोग प्लेस वैल्यू ही पढ़ते हैं। याद करो 3458, यही तो पढ़ते हैं 3458। पढ़ो यहाँ 3458 दिखाई पड़ा। हिंदी में भी हम लोग यही पढ़ते हैं 3458। अब 58 क्या है, 58 एक अधूरा शब्द, पूरा शब्द क्या है 5 दहाई 8 इकाई 50 8 58, ये पूरी गिनती। तो अब ये बच्चों के तरीके से लिखा हमने। इसी चीज को अगर हम थोड़ा सा और मोटिवेट करें, मॉडर्न बना दें इसको थोड़ा सा, अब देखो तो हम क्या कह सकते हैं, हम जैसे 3 लिखा है, अब 3 के बाद जितनी गिनती नजर आ रही है उतना 0 बना दें, देख लो तो 3000 आ गई। अब फिर मैं 4 लिखा, 4 के बाद जितना गिनती दिख रही है उतना 0 बना दें, फिर हम 5 लिखें और 5 के बाद जितना गिनती दिखा 0 बना दें और फिर 8 बना दें। इस संख्या को इस तरह से लिखने की प्रक्रिया को विस्तारित रूप कहा जाता है, अंग्रेजी में कहेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म। यानी जो ये तरीके से हमने इस गिनती को लिखा है इसको कहा जाता है एक्सपेंडेड फॉर्म यानी विस्तारित रूप। ये पूछा भी जाता है, टेट वगैरह की परीक्षा में पूछ लिया जाता है, एक बड़ी सी संख्या लिखकर कि इसका विस्तारित रूप देखो इसमें से कौन है, तो ये विस्तारित रूप है ये, ठीक है। जो दशमलव संख्याएं होती है उनका भी विस्तारित रूप होता है। आओ दिखाएं दशमलव संख्या में क्या है। जैसे मान लो एक गिनती ले लिया हमने, क्या हम इसे कह सकते हैं 678.345? नहीं, हम इसे 345 नहीं कह सकते, इसको 3 4 5 बोला जाता। अब प्रश्न उठता क्यों बोला जाता, 678 तो बोल दिया हमने, एकदम सही बात है, तो इधर 345 काहे बोला जा रहा, 345 नहीं बोला करके 3 4 5 अलग अलग क्यों बोला जा रहा, बताता हूं क्यों अलग अलग बोला जाता है। मैं इसको हटाऊं पहले, देखो यहां देखेंगे जब आप, तो देखो इकाई, इस संख्या में इकाई कहाँ है, ध्यान से देखो इकाई कहाँ है, इसको हम इकाई कहेंगे, इकाई 8, और ये दहाई है और ये सैकड़ा है, तो फिर ये क्या है, इसमें इकाई तो है, ये है क्या, 3 को क्या कहा जाएगा, इसका नाम है दसवां, इसका नाम है 100वां, इसका नाम है 1000वां। इसका क्या तात्पर्य हुआ, इस 3 का यह मतलब हुआ कि कोई एक अंक था जिसके 10 टुकड़े किए गए, जिनमें से 3 टुकड़ा है ये 4 क्या कह रहा, कोई संख्या है जिसके एक अंक है उसके 100 टुकड़े किए गए, 100 टुकड़े में से 4 टुकड़ा है ये 5 क्या बोल रहा, किसी एक अंक के 1000 टुकड़े किए गए, 1000 टुकड़ा में से ये 5 टुकड़ा है। अब ये उत्तर आया। देखो अब अगर इसको हम लिखने की कोशिश करें विस्तारित रूप में तो हम कैसे लिख पाएंगे, आओ दिखाते हैं। देखो 6 को हम लिख देंगे 600, 7 को हम लिख देंगे 70 और 8, इस 3 को हम क्या लिखेंगे 3/10, इस 4 को हम क्या लिखेंगे 4/100, इस 5 को हम क्या लिखेंगे 5/1000। हम चाहेंगे इसे दशमलव व्यक्त कर सकते हैं। देखो 600 प्लस 70 प्लस 8 प्लस 0.3 प्लस 0.04 प्लस 0.005, यह है इसका विस्तारित रूप। मेरे ख्याल से आपको इन सब बातों में बेसिक बात जानने का मौका मिला होगा। हम एकदम यह कोशिश करते हैं, देखो अब तक हमारी 2-3 क्लासेस हो गई, अभी तक मैंने कोई सवाल लगा के नहीं दिखाया आपको। हम चाहते तो अभी कुछ जोड़ घटाना गुणा भाग का मैं करवाता। मैं जानता हूं कि गुणा भाग जोड़ घटाना तो सबको आ ही रहा, क्या सवाल पढ़ने के बाद हम उसे कैसे हल करें यह सीखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और यह सीखने के लिए बहुत छोटी छोटी बातें जानना जरूरी हुआ, और इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं। तब क्योंकि ये हमारे सिपाही का बैच है तो इसमें हमको टारगेट तो बनाना कि हाँ भाई हमको उसको जल्दी से जल्दी लेना है, हमको 75 में 75 बात करनी है, यही सोच करके हमने फंडामेंटल शुरू किया। तो फंडामेंटल में क्या करेंगे कि हम एकदम से सामने से बात करेंगे आपसे। हमने कहा ना जूम पर बात कर सकते हैं, पहले तो इस पर क्लास देंगे और क्लास देने के बाद जो डाउट होगा ना तो जूम पे आ जाएंगे, जूम पे आ जाएंगे तो मैं बोर्ड पर रहूँगा और आप लोग हमसे देखोगे, अपना हाथ उठाओ और प्रश्न पूछो, एकदम क्लास का माहौल मैं दे दूंगा।
20 तारीख से। ठीक है, अच्छा रहेगा, मिलेंगे अगली मुलाकात में। जय हिंद।